अस्सलाम वालेकुम। मैं एक आज आपको लिस्ट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये कुछ वाक़यात की लिस्ट है जो जनवरी 2020 से शुरू हुए और अभी अगस्त चल रहा है तो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। 26 जनवरी 2020 में छछारो सिंध में एक जगह है छाछरो, वहाँ पे माता रानी मंदिर पर हमला हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद में कृष्णा मंदिर बन रहा था, वहाँ पे 4 जुलाई 2020 को वहाँ पे बहुत से लोग आ गए और उन्होंने ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। लियारी में हनुमान मंदिर है, वहाँ पे 17 अगस्त 2020 हमारी आज़ादी के कुछ दिनों बाद वहाँ पर हमला हुआ। फिर बदीन में सिंध में श्री रामदेव मंदिर है, वहाँ पे भी 10 अक्टूबर 2020 पे वहाँ पे हमला हुआ। फिर कड़क में 30 दिसंबर को 2020 को साल के आखिरी दिन जो था वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसके आप लोगों ने वीडियोस वगैरह काफ़ी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। कई 100 लोग आ गए थे मंदिर पे अटैक करने। इसके बाद रावलपिंडी में 28 मार्च 2021 में एक मंदिर पर हमला हुआ और फिर अभी बिल्कुल रिसेंटली एक दिन पहले रहीम यार खान में गणेश मंदिर पर 4 अगस्त 2021 को हमला हुआ। ये एक लंबी सी लिस्ट है, वैसे हम बाकी सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जो बिल्कुल रीसेंट वाक़या हुआ जो रहीम यार खान में हुआ, उसकी आपने वीडियोस देखी होंगी, उसका बैकग्राउंड क्या है बेनज़ीर से बताइएगा। अच्छा, मेरी वहाँ पे मंदिर पे जो केयर टेकर हैं उनसे भी बात हुई और जो ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सदर हैं उनसे भी बात हुई। अच्छा, वो बताते हैं कि ये एक तो आपने देखी होगी वीडियो सोशल मीडिया पे भी आई है, दर्जनों अफराद आए डंडे लेके पत्थर लेके और ये जो गणेश मंदिर है उसमें उन्होंने हमला किया, तोड़ फोड़ की। अच्छा, ये हुआ क्यों? एक तो वो कहते हैं कि, और ये ASI जो हैं पुलिस के, उन्होंने BBC उर्दू को भी ये बताया कि एक उस इलाके के एक जूलर थे जिन्होंने फेसबुक पे ये लगाया कि इस मंदिर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और ये रोकना चाहिए। उसके बाद एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था, हिंदू बच्चा था, वो एक मस्जिद में गया या मदरसा था, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें अंदर नहीं आने की इजाज़त होनी चाहिए। उस बच्चे को उन्होंने मारा, चपेड़े मारी तो उस बच्चे का पेशाब निकल गया, तो उस पर उन्होंने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया। 8 साल के बच्चे को उसको गिरफ़्तार भी कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में भी आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये जो गणेश मंदिर है ये कोई 20 से 25 साल पुराना मंदिर है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है वहाँ पे। और यहाँ पे हर साल सितंबर में एक बहुत बड़ा मेला होता है जहाँ पे लाखों लोग आते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि उस मंदिर में कुछ बचा ही नहीं है, सारी मूर्तियाँ तोड़ दी हैं, सारा अंदर का उन्होंने जितना भी शीशा वगैरह था, दरवाजे, सब कुछ तोड़ दिए हैं। अब वो कह रहे हैं इस साल मेला भी वहाँ पे नहीं होगा। तो मैंने वहाँ पे जो केयर टेकर हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपको लगता है कुछ होगा, किसी को सज़ा होगी? तो उन्होंने कहा देखें कुछ नहीं होगा। तो ये है सेंटिमेंट। बल्कि मैं आपको सिर्फ ये भी बता दूं कि वहाँ पे जो इलाके में जो हिंदू भी रहते हैं वो वहाँ से चले गए हैं अपने रिश्तेदारों के घर, खौफ से और डर से। अच्छा, वैसे तो खैर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और उन्होंने कंडेम भी किया है कि गणेश मंदिर के ऊपर जो अटैक हुआ है, और उन्होंने IG पंजाब को भी कहा है कि वो जो हैं इसके ऊपर जो भी कल्प्रिट्स हैं इनको पकड़ें और इनको सज़ा दें। तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ तो जो हुई है तो शायद हो सकता है कि इसके जो हैं ज़िम्मेदारान उनको शायद सज़ा हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने कहा कि 4 अगस्त को हुआ है वाक़या, 11 अगस्त को बिल्कुल एक हफ़्ते बाद पाकिस्तान जो है वो नेशनल माइनॉरिटीज़ डे मनाता है। ग़ालिबन 2009 से शुरू हुआ था, जिसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ की सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, जो सैक्रिफाइसेस हैं पाकिस्तान बनने के लिए, और वो सब उसको एक ट्रिब्यूट भी पेश किया जाता है। तो ये किस किस्म का ट्रिब्यूट है कि बिल्कुल एक हफ़्ता पहले आप माइनॉरिटीज़ की उसके ऊपर हमला करते हैं। और देखिए, वैसे तो खैर हम बहुत बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की कि बड़े हकूक़ है, सब कुछ है, लेकिन एक तो ये चीज़ है कि माइनॉरिटीज़ हैं ही बहुत थोड़ी। हमारे अपने ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो सेंसस हुआ था 2017 का, उसके मुताबिक 96.47% तो मुसलमान हैं इस मुल्क के अंदर, 1.27% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, 1.73% हिंदूज़ हैं, 0.09% अहमदीज़ हैं, 0.41% स्केड्यूल्ड कास्ट है और 0.02% जो है वो अदर्स हैं। तो मतलब बिल्कुल ही 3% से ज़रा सा ज़्यादा जो है वो अक़लियतें हैं। और फिर भी इस तरह के वाक़यात हम आए दिन सुनते रहते हैं, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होते। रीमा, आपको शायद याद हो, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने ट्वीट की थी कि इस तरह की जो परसिक्यूशन है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और ये मुल्क को बुरा नाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपने पूरी टाइमलाइन बताई, आपने भी बात की, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं, NGOs की बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, जो लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ में एक्टिविस्ट्स हैं उनकी भी बहुत सी फैक्ट फाइंडिंग मिशंस हैं, जो सब दिखाते हैं कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कितनी बुरी तरह परसिक्यूटेड है। महमल, इस केस पे तो सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोज़ आई, बहुत ही वाज़े लग रहा है कि ये उनके इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है। आप किसी का टेम्पल जो है इतनी बुरी तरह उसको मतलब और इंसिडेंट के ऊपर ट्वीट थी, वो भी एक बच्चा था थरपारकर में, उसको रहीम यार खान का एक लड़का, एक शख्स था जिसने जाके वहाँ पे मारा और उसको कहा कि अपने मजहब और अपने सबको बुरा, अपने खुदाओं को बुरा भला को। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक केस में शायद नोटिस ले लिया गया है, शायद कुछ अकाउंटेबिलिटी हो जाए, लेकिन हमारा ओवरऑल नैरेटिव क्या है? क्या इस मुल्क में हम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, या जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको हम इक्वल शहरी मानते हैं, इक्वल सिटीजन्स मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमारी हिंदू बहन भाइयों के बारे में क्या कहा था? कुछ देर बाद उनको हटा दिया गया उनकी पोस्ट से, लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो वापस आ गए। अब वो फिर से उनके पास एक बहुत अहम ओहदा है। हमारे चीफ जस्टिस साहब पुराने साकिब निसार साहब, उन्होंने किस तरह की बातें की। हम इस मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इक्वल सिटीजन्स नहीं समझते। जो लोग इस बात को हाईलाइट करते हैं कि वो परसिक्यूटेड हैं, हम उन्हें एजेंट बनाते हैं। और मुझे हमेशा ये होता है कि हम अगर आप बात करो यहाँ पे परसिक्यूशन की, कहा जाता है भारत में तो इससे भी बुरे हाल है, भारत में तो इस तरह करते हैं, वहाँ तो बीफ खाने पे लोगों को लिंच कर दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी हम बात करें, हम भारत से क्यों अपने आप को पता नहीं क्या हमारा मसला है। दूसरी बात ये, अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में मैंने सुना है कि नहीं भारत में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो सेक्युलर मुल्क है, पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, तो यहाँ पे तो इस्लाम को हम देंगे बुलंद दर्जा, बाकी सब फौकियत देंगे। अच्छा, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक हमारी जजमेंट है 2014 की, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। मैं पढ़ूँगी, आप लोग हंसेंगे कि ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, लेकिन नहीं हुई, ये अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में आर्टिकल 20 है, वो हर रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत खूबसूरती से एलैबोरेट किया कि इसका क्या मतलब है, कि हर शहरी को अपने मज़हब के इजहार की खुली आज़ादी है इस मुल्क में। उन्होंने बहुत सी डायरेक्शंस भी दी हुकूमत को, जिसके अंदर मुझे ऐसी आ रही है, हमने इस पे शो भी किया था सिंगल नेशनल करिकुलम पे, उसमें ये भी था कि आपको टेक्स्ट बुक्स में रिलीजियस हार्मनी प्रमोट करनी है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में अब हम क्या कर रहे हैं, हम आर्टिकल 20 और इसके अलावा दीगर हमारे आइनी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए हम अभी भी इस्लामिक कंटेंट रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चों पे फोर्स कर रहे हैं, और ये हम मानते ही नहीं हैं कि उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक तरह से हमारी रियासत की पॉलिसी है और हमारी एक पब्लिक डिस्कोर्स भी है, जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हमने रिड्यूस करके रखती है, उनके कोई हकूक़ ही नहीं है। रीमा, आप ये देखिए कि जो आप बात कर रही हैं कि हमारा एक पब्लिक डिस्कोर्स, ये अभी हुकूमत पाकिस्तान ने चंद दिन पहले सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट की थी कि रिमेंबरिंग आवर लेजेंडरी हीरोज़, और उसमें उन्होंने सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान की उन्होंने कि वो लाहौर रेजोल्यूशन के ऑथर भी, उनको ट्रिब्यूट पेश किया हुआ था। उसके नीचे अगर आप रिस्पॉन्सेस पढ़ लें कि वो तो क्योंकि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे तो इसलिए उसके ऊपर जिस किस्म की बातें, फिर यही हमारे पहले नोबेल लॉरिएट डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में भी, जब हुकूमत या इवन ऑफिशियल लेवल के ऊपर जब उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है या कोई चीज़ उनके नाम से की जाती है, तो फिर उसके बाद इसी किस्म का ये पब्लिक डिस्कोर्स से कई था खौफ भी आता है कि ये किस किस्म का। अब स्टेट पॉलिसी की भी बात करें, अब देखिए अहमदी कम्युनिटी की आपने बात की, उनके ख़िलाफ़ जो परसिक्यूशन, उनके इंसानी हकूक़ की वायलेशंस, वो तो बहुत बहुत संगीन है। UN स्पेशल रैपोर्टर्स ने आए दिन उनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं कि ये परसिक्यूशन में कुछ अकाउंटेबिलिटी करें, परसिक्यूशन पे थोड़ा सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान में एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का कमीशन है, उसमें एक अहमदी रिप्रेजेंटेटिव, एक माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है ही रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके अंदर एक अहमदी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करने पे किस तरह लोगों का रिएक्शन आया, और हुकूमत को अपना फैसला या वापस लेना पड़ा। टीवी के ऊपर भी इसके ऊपर जिस किस्म की डिबेट हुई थी बड़ी वो अच्छा, मैं डबल स्टैंडर्ड्स की भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। आपने
کرک میں جو واقعہ ہوا پچھلے سال اس کی بات کی، جہاں پہ اس کے بعد ایک جرگہ بیٹھا، حکومتی جرگہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو آپ معاف کر دیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی زمین یا اپنی کوئی پراپرٹی بیچ کے آپ مندر بنائیں گے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا فیصلہ تھا، مثالی فیصلہ تھا. تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں ہمارے ملک میں ایسا ہو، کوئی حملہ کرے، تو کیا ہم معاف کر دیں گے؟ معاف کر کے ایشو کو کہیں گے بس ٹھیک ہے ختم ہو گیا؟ اس میں دیکھیں ہمارا نا اس میں سارے یہ گوجرا جوزف کالونی کرسچنس کے ساتھ جس طرح سے یہاں پر آئے دن ہوتا ہے، پھر جس طرح کی ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کی جاتی ہے اقلیتوں کے خلاف، پرسیکیوشن تو خیر بہت خوفناک ویسے ہی ہو رہی ہے ان کمیونٹیز کی، لیکن اس کے بعد جو اس طرح کے ہمارا کہ برتن علیحدہ کر دیتے ہیں گھروں کے اندر، ہم نے کئیوں میں دیکھا ہے اس طرح کا کہ کرسچن سٹاف کا یا اقلیتوں کے سٹاف کا ان کے وہ چیز کر دیتے. یہ اوور آل میرے خیال میں جو ٹالرنس ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور ہم جو آپ نے جس طرح سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی، جس طرح آپ نے ریما بات کی، تو جناح صاحب کی تو 11 اگست کی اسپیچ ہی یہ تھی کہ یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اور یہ سارا ریلیجس، لیکن بس ہم نے جو ہے نا اس کو کچھ سیکھا نہیں اس سے. یہ اس میں یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میری کل بات ہو رہی تھی، ایک ہمارے مائنورٹی کمیونٹی کے ممبر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت اب ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ رکے گا نہیں، اور ان کو بھی یہ تھا کہ اب یہ رکتا ہوا نہیں نظر آتا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے؟ مطلب یہ بھی ہے کہ وہ الجزیرہ کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایٹ لیسٹ ایم ڈیوں کے خلاف تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک اسپیشل ایڈوائزر جو ہے ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ خود جا کے کیس فائل کر رہے ہوتے ہیں سب کے اگینسٹ. تو یہ تو الجزیرہ کی رپورٹ تھی، لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ اتنی تیزی کیوں آ گئی ہے، اتنی زیادہ کیوں ہو رہے ہیں یہ ایونٹس؟ اور انہوں نے کہا کیونکہ اب جا کے اثر ہو رہا ہے اس بات کا کہ ریاست کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے اس نفرت کا. جو نفرت آپ کے یہاں پہ پنجاب کو بند کر دیتے ہیں یا پورے پاکستان کو بند کر دیتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیض آباد پہ دھرنا دے دیتے ہیں، ان لوگوں کے نیریٹو کا کوئی ریاست کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. آپ کے ریاست کے پاس کسی بھی اور جو اس طرح کی نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ہو چاہے کوئی بہت بڑا ادارہ ہو، آپ کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. تو جب تک یہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں آئے گا یہ قصہ چلتا رہے گا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. لیٹس بی آنیسٹ، ان لوگوں کو کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. نتاشا بہت کم ہے جن کو لگے گا کہ یار یہ کیا ہوا مندر میں، زیادہ تر تو کہیں گے نہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کے ساتھ اس طرح ہوا تھا، انہوں نے کو ایگزسٹ کرنے کی بات کی تھی، تو ان سے بیٹھ کے اس کے بعد کس طرح سے مافیا منگوائی گئی تھی. مطلب یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی آفیشیل نوٹس یا یہ چیز نہیں لیا جاتا کہ ہمارے آفیشلز نے تو ووٹ لینے ہوتے تو وہ ختم نبوت کو پوری طرح استعمال کرتے، پورا الیکشن کیمپین چلاتے ہیں. ایک بات آپ سے تھوڑی سی ڈس ایگری کروں گی کہ میرا نہیں خیال مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. میرا خیال ہے ریاست اس میں ملوث ہے. ریاست جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتی ہے اس طرح کی ہیٹریڈ کو، اور کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی پرپیٹریٹرز کی، آپ یہاں پہ بات ہی نہیں کر سکتے. ہمیشہ کیپچولیشن ہوتی، جیسے ہم نے مائنورٹیز کمیشن کی بات کی، یہ جو اپنے احمدیز کے خلاف کیسز میں نے فالو کیے ہیں، خود کچھ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ کئی سال جیلوں میں رہتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. اور ریاست کی طرف سے ایک بلائنڈ آئے، مطلب آپ دوسری طرف دیکھتے ہو کہ نہیں یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ ہم نے نہیں پڑھنا. کیا ریلیجس مائنورٹی کمیونٹیز کے شہری اس ملک کے سٹیزنز نہیں ہیں؟ ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو ریاست کیوں اس طرح دوسری طرف دیکھتی ہے؟ سو میں ان کو کمپلیسٹ کہوں گی، یہ نہیں کہوں گی کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو نہیں بنا سکتے. تو یہ ہماری ریاست سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ ہر چیز کو بہت بڑا ایشو بننے دیتے ہیں اور پھر آپ کو جا کر خیال آتا ہے کہ او ہو اب تو اب کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ معاملہ بگڑ گیا بہت زیادہ، تو اس کا انتظار نہ کریں. روز یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، کہیں پہ تھوڑا سا آپ اپنے قدم جما لیں، کہیں بول پڑیں. آپ ریاست ہیں، آگے تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ کی مائٹ کے آگے، آپ کی زور کے آگے، آپ کی قوت کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو آپ یہ فیصلہ کریں تو آج ہی آپ اس ملک میں رہنے والے اقلیتوں کی قسمت بدل سکتی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا اور چینل عورت کارڈ کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیجیے گا. آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تھینک یو فار واچنگ عورت کارڈ.